दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रमन प्रसाद का मन खिन्न था। वे जब सुबह उठे तब तो मन अच्छा भला था। बहू ने चाय भी अच्छी ही बनाई थी। अखबार में भी कोई बुरी दिल दहला देने वाली खबर न थी। नहा धोकर भी समय पर तैयार हो गए थे। लेकिन फिर जब बहू ने कुछ को स्कूल आने जाने के लिए स्कूल वैन लगवा लेने की बात छेड़ी तो उनका मन खिन्न हो गया। सुबह रमन प्रसाद का नित्यक्रम था अपने 7 वर्षीय पोते को एक्टिवा पर बिठाकर स्कूल छोड़ आने और फिर दोपहर होने तक वापस ले आने का। सुबह साथ साथ पार्क पर जाने का नित्यक्रम तो 2 साल पहले जीवन संगिनी रमा के गुजर जाने के बाद से ही बंद हो गया था। उनका बेटा शेखर भी अक्सर ऑफिस के काम से दौरे पर घर से बाहर रहता और घर पर होने पर भी उनसे कम ही बात करता था। घर में अकेले उदास से बैठे हुए ससुर जी के चेहरे पर खुशी की 2 लकीरें चितरने के उद्देश्य से बहू ने ही अपने बेटे कुश को स्कूल छोड़ आने और ले आने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। रमन प्रसाद का उदास मन पोते के साथ फिर से चहकने लगा। पिछले कई महीने से एक्टिवा पर पोते को ले जाते हुए कभी भी छोटा सा भी एक्सीडेंट ना हुआ, पर कल स्कूल से आते हुए न जाने कैसे सामने से आती हुई कार के नज़दीक से निकलते हुए हाथ कांपा, पर गिरते गिरते बच गए। बातूनी पोते ने जब यह बात घर पर बताई तो आज बहू का फरमान आ गया। बहू, कुछ के पीछे मेरा मन भी लगा रहता है। कल वाली घटना तो बस एक हादसा थी। तूने देखा ना, मैंने अपने पोते को खरोच तक नहीं आने दी। रमन प्रसाद ने अपने मन की बात की। पिताजी, आपकी उम्र हो चली है। अब आपका इस तरह छोटे बच्चों को बैठाकर 2 व्हीलर चलाना ठीक नहीं है। दुर्घटना कहकर थोड़े आती है। अरे अभी 64 ही तो पूरे हुए हैं। उम्र तो तब होती है जब बिस्तर से उठा ही ना जाए। अच्छा भला चलता फिरता हूँ। तुम नाहक ही चिंता कर रही हो। कुछ नहीं होगा मेरे कुश को। इसे मैं ही स्कूल छोड़ने और लेने जाया करूँगा। रमन प्रसाद ने बहू को विश्वास दिलाते हुए कहा। नहीं पिताजी, मेरा मन नहीं मानता। आप 2 व्हीलर लेकर जाएंगे तो आपके ना लौटने तक मेरा मन उस ओर ही लगा रहेगा। बेहतर यही होगा कि कुछ स्कूल वैन से जाए। बात हो गई है, सोमवार से वह स्कूल वैन में ही जाएगा। आज आप छोड़ आइए, कल तो वैसे भी रविवार की छुट्टी है। बहू की बात सुनकर उदास मन से रमन प्रसाद ने चाबी फ्रिज के ऊपर से उठाई और बुझे मन से कुछ को लेकर घर से बाहर निकल गए। स्कूल प्रांगण के बाहर कुछ को छोड़कर रमन प्रसाद पास ही बने सार्वजनिक बगीचे के पास आ गए और 2 व्हीलर वहीं नज़दीक में पार्क कर बगीचे के गेट के पास खड़े हो गए। अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर उन्होंने नज़र डाली। पूरे 8 बज चुके थे। उन्होंने बगीचे के अंदर दूर तक नज़र दौड़ाई। जॉगिंग करने वालों के बीच उन्हें वह आज कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसे आज वहां न पाकर उनके चेहरे पर उदासी घिर आई। तभी पीछे से आकर किसी ने हल्के से उनकी पीठ पर एक धौल जमाई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। क्यों प्रसाद, इस उम्र में किस पर नज़र बिगाड़ रहे थे? सामने वह खड़ी थी जिसे रमन प्रसाद की नज़रें खोज रही थी। आज वह गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहने हुए थी। उस पर उसने कंधे पर काले रंग का दुपट्टा डाले हुए था। उसे देखकर रमन प्रसाद की आंखों में फिर चमक आ गई। अब इस उम्र में नज़रें उतनी तेज कहाँ रही जो तुम्हारे अलावा किसी और पर नज़र बिगाड़ूं? रमन प्रसाद ने उसके ही अंदाज में उसे जवाब दिया। ओहो, जवानी के दिनों में तो भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, बुढ़ापे में शेर कब से बनने लगे? उसने मुस्कुराते हुए रमन प्रसाद को चिढ़ाते कहा। छोड़ो वे सब बीती हुई बातें। आज तुम जॉगिंग करने नहीं गई? इधर कहाँ से आ रही हो? रमन प्रसाद ने बात का रुख पलटते हुए कहा। बस ऐसे ही मन न किया, पर फिर सोचा तुम मेरा इंतजार करते बेवजह खड़े रहोगे तो चली आई इस ओर तुमसे मिलने। चलो वहाँ गुमटी पर जाकर चाय पीते हैं। हाँ चलो, फिर पता नहीं अब कब मिलना हो। उसकी बात का जवाब देते हुए रमन प्रसाद ने साथ चलते हुए ठंडी आह भर कर कहा। क्यों, क्या हुआ? घर में बहू ने कुछ कह दिया क्या? उसने पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, पर अब से कुछ स्कूल वैन में आया जाया करेगा तो मेरा इस ओर आना लगभग बंद सा ही हो जाएगा। रमन प्रसाद ने जवाब दिया। ओह, उसने अफसोस व्यक्त किया। फिर चाय की गुमटी तक पहुंचने तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। वॉक करने के बहाने तो कभी कभी इस ओर निकल सकते हो ना तुम? वैसे भी कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं तुम्हारा घर यहाँ से। उसने गुमटी के पास
लगे बेंच पर उनके साथ बैठे हुए पूछा, सुनंदा, मेरी फिटनेस तुम्हारी तरह नहीं है जो घर से दूर 4 किलोमीटर तक चल कर आ सकूं। तुम ठहरी पहले से ही खेल कूद वाली, सो इस उम्र में आकर भी तंदुरुस्त हो। रमन प्रसाद ने चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए उसकी बात का जवाब दिया। मैं कहाँ तुम्हें चल कर आने को कह रही हूँ, अपना 2 व्हीलर लेकर आ जाना ना। सुनंदा ने चाय का एक घूंट गले से नीचे उतारा। उसी की तो सब रामायण है। कल कुश को स्कूल से ले जाते वक्त थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था। हुआ कुछ नहीं, पर कुश ने सारी बात बहू और बेटे से कह दी। बस तब से 2 व्हीलर न चलाने का फरमान आ गया। रमन प्रसाद ने चाय का खाली कप एक तरफ रखते हुए कहा, अब इस उम्र में मुझसे कार खरीद कर चलाना सीखना न हो पाएगा। बेटे ने तो होंडा सिटी खरीद रखी है, पर वह मैंने कभी नहीं चलाई। रमन प्रसाद ने कहा, तुम्हारे घर के पास एक जिम है ना? तभी सुनंदा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, एक जिम है। तुम तो किसी और जिम में जाती हो? रमन प्रसाद ने हाँ में सिर हिलाते हुए सुनंदा से पूछा। रमन प्रसाद सुनंदा की काफ़ी कुछ आदतों से वाकिफ थे जो समय के साथ अब भी न बदली थी। तुम इधर मेरे घर के पास नहीं आ सकते तो मैं उस और कभी कभी आ जाया करूँगी। मुझे तो तुम्हारी तरह परिवार और बच्चों का कोई बंधन नहीं है, सुनंदा ने रमन प्रसाद के पीछे खड़े होते हुए कहा। रमन प्रसाद ने चाय वाले की तरफ 20 रुपये का नोट बढ़ा दिया और बगीचे के गेट की तरफ चलने लगे। अरे नहीं, वहाँ आसपास की परिचित बहुत सी महिलाएं और पुरुष आते रहते हैं। तुम इस उम्र में अपने पहनावे से वैसे ही मॉडर्न लगती हो। ऐसे में किसी ने मुझे वहाँ तुम्हारे संग देख लिया तो बेवजह प्रश्न खड़े होंगे। प्रसाद, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही डरपोक हो। अब इस उम्र में कैसा डर? बात डर की नहीं है। बहू बेटे ना जाने क्या समझ बैठे। तुम्हें तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही कोई ना कोई बहाना कर आ जाया करूँगा। चलते चलते रमन प्रसाद और सुनंदा एक्टिवा के पास आकर खड़े हो गए। यह बहादुरों वाली बात की ना, जब भी आओ एक कॉल कर देना और रात को वीडियो कॉल करूँगी, सुनंदा ने कहा और वहाँ से जाने लगी। रमन प्रसाद एक्टिवा पर बैठे हुए उसे तब तक देखते रहे जब तक वह सड़क पार कर पास की ही सोसाइटी कंपाउंड के अंदर न चली गई। घर पहुँचते हुए पूरे रास्ते में उनके मन में सुनंदा से जुड़ी हुई पुरानी बातें फिर ताज़ा होने लगी। लगभग हर रोज़ ही सुनंदा से मिलने के बाद पुरानी बातें उनके जहन से कूद कूद कर बाहर आने का प्रयत्न करने लगती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की ही नामी अकाउंटेंट फर्म में नौकरी पा जाने के बाद जब शादी की बात चली तो रमन प्रसाद ने हिम्मत कर घर में सुनंदा घोष के नाम की घोषणा कर दी। सुनंदा घोष का नाम सुनकर घर में जैसे हड़कंप सा मच गया। प्रश्न उठा, मांस मछली खाने वाली लड़की विशुद्ध शाकाहारी परिवार की बहू कैसे बन सकती है? रमन प्रसाद ने सुनंदा के शादी के बाद मांस मछली ना खाने की बात पर विश्वास दिलाया तो फिर सुनंदा की लड़कों वाली हरकतों को लेकर उनके प्रेम की राह डगमगाने लगी। लड़की का एथलीट होना लड़कों वाली हरकत नहीं होती है। यह समझाते हुए उस वक्त इस क्षेत्र में उभरती पीटी उषा के नाम से रमन प्रसाद की प्रेम की राह परिवार की नज़रों में थोड़ी सी आसान हुई। लेकिन फिर अलग बिरादरी और पीछे खड़ी कुंवारी छोटी बहनों के विवाह के प्रश्नों को लेकर रमन प्रसाद और सुनंदा के रास्ते अलग हो गए। रमन प्रसाद की गृहस्थी परिवार की पसंद के आधार पर जम गई, लेकिन सुनंदा जीवन पर्याय शादी न करने का फैसला कर अकेले ही जीने की आदी हो गई। सालों बाद जब एक अजनबी की तरह एक दिन कुश के स्कूल के गेट के पास फिर से दोनों की मुलाकात जब अनायास ही हुई तो फिर यह मुलाकात एक सिलसिला बन गया। अगले दिन कुश के समय पर तैयार न होने से वैन वाला थोड़ी देर इंतजार कर कुछ कहे बिना ही कुश को लिए बिना वहां से चला गया। इस पर बहू को कुश पर गुस्से से बड़बड़ाते हुए देख रमन प्रसाद ने उसका बीच बचाव करते हुए हाथ में एक्टिवा की चाबी ले ली और कुश का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गए। स्कूल गेट के पास वे कुश को लेकर खड़े ही थे कि पीछे से आती आवाज़ उनके कानों में पड़ी। प्रसाद। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तब तक सुनंदा उनके पास आकर खड़ी हो गई। तो यह है कुश, बड़ा ही क्यूट है। रमन प्रसाद के जवाब का इंतजार किए बिना ही सुनंदा ने अनुमान लगाते हुए कुश के गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। कुश सुनंदा को घूरते हुए अपने गाल पर हाथ फेरते हुए साफ करने लगा। कुश, ये सुनंदा आंटी है, नमस्ते कहो इनको, रमन प्रसाद ने कुश से कहा। गुड मॉर्निंग दादी। सुनंदा को देखते हुए कुश मुस्कुरा दिया। तुमसे ज़्यादा तो समझदार तुम्हारा पोता है, उम्र का लिहाज करना जानता है, कहती हुई सुनंदा
अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते हुए हंस दी। रमन प्रसाद उसे देखकर मुस्कुरा दिए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम तो अब से इसे स्कूल छोड़ने ना आने वाले थे। सुनंदा ने गंभीर होते हुए रमन प्रसाद से पूछा। ये जनाब जल्दी उठे ही नहीं, वैन तो समय से आधा घंटा पहले आ जाती है। आज देर हुई तो इसलिए बिना इसे लिए ही वैन वाला चला गया। यहाँ आने पर पता चला कि स्कूल के ट्रस्टी महोदय की माताजी का निधन होने से स्कूल में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रमन प्रसाद ने विस्तार से जवाब दिया। ओह खैर, चलो चलकर चाय पीते हैं। अरे नहीं, कुछ साथ है आज। सुनंदा का प्रस्ताव नकारते हुए रमन प्रसाद ने कहा। चॉकलेट खाओगे ना बेटा? तभी सुनंदा ने कुछ से सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ दादी, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, पर मम्मी खाने ही नहीं देती। रमन प्रसाद कुछ चॉकलेट खाने को मचल रहा है, चलो भी अब। कुछ का जवाब सुनकर सुनंदा ने रमन प्रसाद का हाथ थामते हुए उसे चलने पर विवश करते हुए कहा। कुछ का हाथ थामकर रमन प्रसाद सुनंदा के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ गए। उस दिन कमरे की सफाई करते हुए बहू ने जब रमन प्रसाद के कमरे में रखी तिजोरी खोली तो उनकी पैंट शर्ट और कुर्ते पजामे के बीच उसे एक जीन्स दिखाई दी। उसने ही भूल से शेखर की जीन्स यहाँ रख दिया होगा, यही सोचकर उसे कपड़ों के बीच से बाहर खींचा। तभी जीन्स की पैंट के बीच लाल रंग की राउंड नेक वाली एक टी शर्ट गिर गई। उसने टी शर्ट उठाई तो रमन प्रसाद के नाप की डबल एक्सेल लेटेस्ट फैशन वाली टी शर्ट देखकर वह अचंभित हो गई। उसने हाथ में थाम रखे जीन्स खोली तो वह भी रमन प्रसाद के नाप की ही थी। वह अभी कुछ सोच ही रही थी कि सहसा उसकी नज़र नीचे फर्श पर उसके पैरों के पास पड़े एक कार्ड पर जाकर थम गई। लाल गुलाब के फूल पर ओस की कुछ बूंदों वाली छवि वाला ऐसा रोमांटिक कार्ड देखकर बहू के मन में ससुर के प्रति शंका के कीड़े कुलबुलाने लगे। उसने कार्ड खोला तो सुंदर सी लिखावट कार्ड की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। प्रसाद, तुम्हें मेरा कहलवाने का हक तो तुम काफ़ी वर्षों पहले मुझसे छीन चुके हो, इसलिए तुम्हारे नाम के साथ यह शब्द लिखने से परहेज कर रही हूँ। रास्ते अलग हो जाने के बाद हम दोनों की अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही ही चल रहा था। एक लंबे समय के बाद कुदरत का इस तरह से हम दोनों की एक बार फिर से मुलाकात करवा देना शायद संकेत है ज़िंदगी के इस पड़ाव में अनुभव किए जाने वाले अकेलेपन को दोस्ती के रूप में साझा कर बांट लेने का। मैं जानती हूँ तुम जीन्स और टी शर्ट पहनने से इस उम्र में परहेज करते हो, पर तुम्हें एक बार जीन्स टी शर्ट पहने देखने की तमन्ना है। आशा है अपने जन्मदिन के दिन मुझे निराश न करोगे और जब मिलने आओगे तो इसे पहनकर ही आओगे। कार्ड में लिखे संदेश को पढ़ने के बाद बहू के मन में ससुर को लेकर उपजी शंका का कारण भी जड़ गया। उसकी नज़रों के सामने वे दिन याद आ गए जब सास की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु होने से अकेले पड़ गए रमन प्रसाद ने अपनी पत्नी की याद में तड़पते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी को एक कमरे तक सीमित कर लिया था। कुछ के बहाने ही उसने रमन प्रसाद को घर से बाहर खुली हवा में सांस लेने का एक बहाना दिया था। ससुर के चेहरे पर खुशी की झलक पाने के लिए अनजाने में उसके उठाए गए कदम से वह अब तक यह मानकर खुश हो रही थी कुछ को स्कूल छोड़ने और ले जाने के एक काम से उनकी दुख की परतें मन में कहीं दबकर खुशी की लहरें अब उनके जीवन का हिस्सा बन रही थी। लेकिन वह आज जान पाई कि उनकी खुशी का कारण तो कुछ और ही था। उन्हें दुख से उबरता पाकर ही उनकी और कुछ की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही तो उसने कुछ को स्कूल वैन में भेजना शुरू किया था। उसने चुपचाप जीन्स और टी शर्ट को उसी तरह फोल्ड कर उस कार्ड को उसके बीच रख कर वापस रमन प्रसाद की तिजोरी में करीने से सहेज कर रख दिया। उसी रात को उसने शेखर से रमन प्रसाद के बारे में कुछ बात की और फिर पति पत्नी दोनों ने एक बात पर सहमत होकर एक महत्वपूर्ण फैसला कर लिया। बहू बेटे के फैसले से अनजान रमन प्रसाद अपने कमरे में बैठे हुए सुनंदा का दिया हुआ कार्ड हाथ में लेकर काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर कुछ सोचते हुए तिजोरी खोलकर जीन्स और टी शर्ट पर एक नज़र डाल उसे बाहर खींच लिया। अपने शरीर पर टी शर्ट लगाकर उन्होंने तिजोरी के दरवाजे पर लगे कांच में देखा और मंद मंद मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद मन ही मन एक फैसला कर उन्होंने जीन्स टी शर्ट और वह कार्ड वापस तिजोरी में सहेज कर रख दिया। रविवार होने से शेखर आज घर पर ही था। सोफे पर बैठा हुआ वह अखबार पढ़ रहा था। कुछ उनके पास फर्श पर चुपचाप बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था।
घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। रमन प्रसाद अखबार पढ़ जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्हें आशा थी उनका बेटा भले ही उन्हें उनका जन्मदिन विश करना भूल जाए, पर बहू यह बात कभी नहीं भूल सकती। लेकिन उनकी आशा के विपरीत जब वह चुपचाप चाय का कप उनके हाथ में थमा कर चली गई तो वे निराश हो गए। चाय पीकर उन्होंने कुश के सिर पर हाथ फेरा और अपने कमरे में चले गए। तिजोरी खोलकर उन्होंने कपड़ों के बीच सहेज कर रखे जीन्स और टी शर्ट पर एक नज़र डाली, फिर कुछ सोचकर उन्हें बाहर निकाला। उनकी नज़रों के सामने सुनंदा का हंसता हुआ चेहरा तैर गया, लेकिन अगले ही पल बहू और बेटे का ख्याल आते ही उन्होंने फुर्ती से जीन्स और टी शर्ट वापस तिजोरी के अंदर रख दी और अपने 60वें जन्मदिन पर रमा द्वारा भेंट किया गया उनकी ही पसंद का कुर्ता पैजामा बाहर निकाल लिया। वे उसे पहनकर बाहर जाने को तैयार हो गए। तभी बहू ने उनके कमरे में प्रवेश किया और उनके पीछे पीछे शेखर भी चला आया। यह क्या पिताजी, आज के दिन भी आपने कुर्ता पैजामा ही पहन लिया? क्यों, तो क्या हुआ? आज क्या विशेष है? आखिरी वाक्य बोलते हुए रमन प्रसाद को बहुत तकलीफ हुई। मैं बताती हूँ आपको आज क्या पहनना चाहिए। रमन प्रसाद की बात सुनकर बहू ने झट से तिजोरी खोलकर जीन्स और टी शर्ट निकालकर उनके हाथों में थमा दी। बहू की यह हरकत देखकर रमन प्रसाद सकपका गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई चोरी की और उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। ये क्या है बहू? मैं ऐसे कपड़े अब नहीं पहनता। तो आज पहन लीजिए पापा। सुनंदा आंटी के बारे में सारी खोजबीन करते हुए आपको अंधेरे में रखा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन सुनंदा आंटी ने आप दोनों के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है, शेखर ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा। 4 दिन पहले आपके कमरे की सफाई करते हुए यह जीन्स मेरे हाथ आ गया था। पहले मुझे लगा कि इनका होगा तो निकालने गई तो फिर यह टी शर्ट और एक कार्ड भी हाथ आ गया। बहू ने आगे की बात बताते हुए कहा। रमन प्रसाद उनकी बातों का कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही दोनों ने उनके पैरों में झुककर उनके चरण स्पर्श कर लिए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पापा। आज तक आप दूसरों की खुशी के लिए ही जीते आए और उसके आगे आपने अपनी खुद की खुशी को महत्व ही न दिया। पापा, कोई अपराधबोध मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके बहू बेटे इतने तो समझदार हैं ही कि आपके हिस्से की खुशियों का ख्याल रख सके। सुनंदा आंटी से हमने वादा किया है, आज आप जीन्स टी शर्ट पहनकर ही उनसे मिलने जाएंगे। बहू ने मुस्कुराते हुए रमन प्रसाद को देखा। हाँ पापा, खुशियाँ उम्र की मोहताज थोड़े ही होती हैं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए तैयार हो जाइए, शेखर ने कहा और फिर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल गए। रमन प्रसाद ने मुस्कुराते हुए टी शर्ट पर हाथ फेरा और फिर कुर्ता उतारने लगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।